अब बदलाव से हम आते हैं सामाजिक व्यवस्था पे, सोशल अरेंजमेंट, कि ये सामाजिक व्यवस्था क्या होती है। आप बताइए, जब आप स्कूल जाते हैं तो आपके कुछ एक व्यवस्था है स्कूल की, आपकी प्रिंसिपल होती है, आपके टीचर्स होते हैं, आपको एक तरह का एटमॉस्फेयर दिया जाता है और आपको उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंगली पढ़ना होता है, खेलना होता है, आपस में बातचीत करनी होती है। और सालों साल हम स्कूल में पढ़ते हैं, इन इन रूल्स को फॉलो करते हैं। ऐसे ही सबसे पहले प्रोसेस शुरू होता है समाजीकरण का। जब हम पैदा होते हैं, इस दुनिया में आते हैं, तो सोशलाइजेशन, समाजीकरण शुरू हो जाता है, जो शुरुआत होती है माता पिता से। सबसे पहले हमारा परिवार हमको सिखाता है कि कैसे आपस में बातचीत करनी है, किस तरह के कपड़े पहनने हैं, किस तरह की भाषा बोलनी है, क्या खाना पीना करना है। फिर हम बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल हमें सिखाता है, फिर कॉलेज सिखाता है, फिर हम ऑफिस में आते हैं, ऑफिस सिखाता है। तो ये समाजीकरण जो हमारे पैदा होने से शुरू हुआ, सारी जिंदगी चलता जाता है। समाजीकरण होता क्यों है? क्या जरूरत है समाजीकरण की? समाजीकरण इसलिए होता है ताकि हमारा जो समाज है वो स्थिर रहे, ज्यादा शोर ना मचे। और अगर हमारा समाज स्थिर रहेगा, लोग रूल्स के अंदर बंधे रहेंगे, उसको फॉलो करते रहेंगे, तो क्या होगा? समाज ठीक से चलता रहेगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, ऊंची आवाज नहीं उठेगी और एक सोशल ऑर्डर बनता चला जाएगा और चलता जाएगा। अब ये जो स्थिरता है कभी 100% नहीं हो सकती, कोई ना कोई आवाज जरूर उठती है कि हमें बदलाव चाहिए। और वो आवाज जो होती है वो ज्यादातर उन लोगों की होती है जिनको स्थिरता से नुकसान है। जैसे एक उदाहरण देती हूं, जो समाजीकरण करते हैं वो इन्फ्लुएंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, राइट। और वो इंस्टीट्यूशंस समाजीकरण के ऐसे रूल्स बना देते हैं जिससे उनको फायदा होता है, जिसे बोलते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट। वो कभी नहीं चाहते ये स्थिरता कभी भी डिस्टर्ब हो, तो जब भी कोई आवाज उठती है वो उसको दबा देते हैं और इस तरह से लागू करते हैं कि वो फोर्स्ड हो जाती है। और इसका मतलब ये हुआ कि समाजीकरण प्रोसेस में एक सत्ता छुपी हुई है, एक शक्ति छुपी हुई है, एक पावर छुपी हुई है जो समाज देता है और वो जबरदस्ती करता है लोगों के साथ कि आपको इन रूल्स को फॉलो करना ही करना है। लेकिन एक वो वर्ग भी होता है समाज में जो वॉलंटरीली अपनी इच्छा से उन रूल्स को फॉलो करता है और सोशल ऑर्डर जो सामाजिक व्यवस्था है साल भर साल, सालों भर साल, वर्षों भर वर्षा चलती जाती है। अब इसी सोशल ऑर्डर का हिस्सा है प्रभाव, सत्ता और कानून। एक बहुत पुराने सोशियोलॉजिस्ट थे जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा। कोई समाज शास्त्र की शिक्षा मैक्स वेबर के नाम के बिना पूरी नहीं हो सकती। मैक्स वेबर ने कहा, पावर इज अ लेजिटिमेट अथॉरिटी। कोई भी पावर, आज आप देख लीजिए, एक पुलिस ऑफिसर के पास एक पावर होती है जो कि वो जो शोर मचाने वाला, जो दंगा करने वाला मनुष्य है, जो चोरी करता है, वो उसको पकड़ता है। उसके पास वो पावर है, उसकी पावर को तुम क्वेश्चन नहीं करते। ऐसे ही एक जज है, जब जज के पास एक केस आता है कोर्ट में, तो जज निर्धारित करता है कि उसको सजा मिलनी चाहिए या उसको छोड़ देना चाहिए। ऐसे ही हमारे धार्मिक गुरु हैं जिनको समाज ने कहा कि आपके पास शक्ति है कि आप लोगों के विचारों को बदल सकते हैं। तो इस तरह के जब हम लोग देखते हैं, ये इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, ये पावरफुल लोग होते हैं, ये मनुष्य के सोच को एक ऐसी डायरेक्शन दे सकते हैं जिससे समाज की जो व्यवस्था है वो डिस्टर्ब ना हो, तंग ना हो, चेंज ना हो, राइट। तो इस शक्ति की वैलिडिटी होती है, वैधता होती है, और जो भी इस पे प्रश्न उठाता है उसको सोसाइटी का शत्रु माना जाता है,
उसको उस सोशल ऑर्डर के अगेंस्ट माना जाता है, एक तरह से उसको रेवोल्यूशनरी कहा जाता है। अब इसी समाज का एक हिस्सा है, सोशल ऑर्डर का हिस्सा है संघर्ष, अपराध और हिंसा, जिससे हम ये समझते हैं, जैसे अभी मैंने कहा 100% कंप्लायंस कहीं नहीं है। किसी भी समाज को आप देख लीजिए, एक वर्ग ऐसा है ही है जो एक एस्टैब्लिश्ड सोशल ऑर्डर को चैलेंज करता है, चुनौती देता है और कहता है कि इसमें बदलाव आए, इस सोशल ऑर्डर में बदलाव आए। लेकिन एक संघर्ष वो भी होता है जिससे किसी का नुकसान नहीं होता। आप सब जानते हैं गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। क्यों किया था? क्योंकि अंग्रेजों ने सॉल्ट बनाने में, नमक बनाने में कर लगा दिया था। अब इससे तो जो हिंदुस्तानी थे उनके ऊपर तो मुसीबत आ गई। तो गांधी जी ने क्या कहा? इस कानून को तोड़ना है, ये कानून पास नहीं होगा, इसलिए उन्होंने दांडी मार्च लगाई। अब ये था तो कानून के अगेंस्ट, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कानून बनाया और गांधी जी ने इस कानून को तोड़ा। लेकिन इसको एक लेजिटिमेसी मिली थी, क्योंकि ये ऐसे नियम की बात कर रहे थे जिसने इंसानी जीवन को उल्टा पुल्टा कर दिया था, तहस नहस कर दिया था। तो एक इस तरह से संघर्ष हुआ। काफी टाइम ये संघर्ष चलता रहा। लोगों ने इस संघर्ष का हिस्सा बने लोग, उन्होंने गांधी जी की इस बात को वैधता दी, वैलिडिटी दी, हम आपके साथ हैं, आप हमारे लिए संघर्ष करें। और अंग्रेजों को इस कानून को वापस लेना पड़ा। अभी भी आजकल भी आप अपने आसपास देखते हैं, अगर हमारी सरकार कोई कानून बनाती है तो एक तबका, एक वर्ग जरूर उठता है और कहता है कि इस कानून से ये नुकसान है, तो वो संघर्ष करता है। कानून तो इससे टूटता है, लेकिन आवाज भी एक उठती है जो एस्टैब्लिश सोशल ऑर्डर को चुनौती देती है। अब इस संघर्ष का हिस्सा है बहुत ही जरूरी जो हिंसा है, या एक जो माना हुआ हिस्सा है, वो हिंसा है। हिंसा तो जरूर होगी, उससे सामाजिक तनाव भी जरूर फैलेगा, लोग आपस में लड़ाई भी होगी, जो एस्टैब्लिश जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसका नुकसान भी होगा। लेकिन ये संघर्ष भी जरूरी है। अगर समाज में संघर्ष नहीं होगा तो सोशली एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर इतना भावी हमारे ऊपर हो जाएगा कि हम कभी बदलाव की बात करेंगे ही नहीं, सोचेंगे भी नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें भी समाज का एक हिस्सा रहें और चलती जाए साथ साथ। अब एक दूसरे ही इशू पे मैं आपको लेके जाती हूँ। सामाजिक परिवर्तन की जब हम बात करते हैं तो अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो भारत में अर्बन एरियाज भी हैं, रूरल एरियाज भी हैं, है ना। अब रूरल एरियाज को अर्बन एरियाज से, दैट मीन्स गांवों को शहरों से किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, तो उसके दो क्राइटेरिया होते हैं। एक तो जो गांव है उसमें पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या है, वो कम होती है, या जो पॉपुलेशन डेंसिटी है कम होती है, जगह ज़्यादा होती है, लोग कम होते हैं। लेकिन जब आप किसी शहर की तरफ देखते हैं तो आगे जब हम ये फोटो भी देखें तो आप देख रहे हैं बिल्डिंग के पास बिल्डिंग है, चिपकी हुई है जैसे। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज़्यादा है। दूसरा, जो गांव है वो अभी भी कृषि प्रधान है, वहाँ पर कृषि, एग्रीकल्चर इकोनॉमी चलती है, कृषि एक प्रधान व्यवसाय है। वेयरएज जब हम शहरों की बात करते हैं तो वहाँ पे तरह तरह के व्यवसाय मिलते हैं, सब तरह के सेक्टर हैं, सर्विस सेक्टर से लेके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेके सब तरह के सेक्टर चलते हैं, लोग वहाँ पे काम करते हैं और उनकी ज़िंदगी एक गांव में रहने वाले मनुष्य से फर्क होती है। अब जब हम शहरों की बात करते हैं तो आइए बात करते हैं आधुनिकता की भी, कि किस समाज को हम आधुनिक कहते हैं, मॉडर्न कहते हैं। हम उस समाज को मॉडर्न कहते हैं जिसका शहरीकरण हुआ हो, अर्बनाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शहरों में जहाँ पर रहते हैं। जब हमें आज़ादी मिली थी तब सिर्फ 11% लोग शहरों में रहते थे, अधिकतर लोग जो थे
वो गांवों में रहते थे। और जब हम सेंसस 2011 की बात करते हैं जो अवेलेबल है हमारे पास, तो 35% जो लोग हैं वो शहरों में रहते हैं। और अब तो 2020 आ गया, अब आप सोच सकते हो इस परसेंटेज में कितनी बढ़ोतरी हुई होगी। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो शहरों की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि हमारा जो डेवलपमेंट मॉडल है वो बहुत ही सेंट्रलाइज्ड है, वो फैला हुआ नहीं है, वो पोलराइज्ड नहीं है, वो एक सेंट्रलाइज तरीके से एरिया वाइज है कि शहरों में तो डेवलपमेंट देता जा रहा है, पर गांव जहां थे सदियों पुराने, उसमें जो बदलाव है बहुत धीरे धीरे आ रहा है, जिसकी हम आगे बात करेंगे। ये जो ग्रामीण क्षेत्र हैं इनकी खासियत क्या है? अभी जैसे मैंने बोला कि इनमें बदलाव बहुत धीरे धीरे आ रहा है। इसमें व्यक्तिगत संबंध होते हैं, लोग आपस में जानते हैं, बड़े ही ट्रेडिशनल तरीके से इनके अभी भी कल्चरल लाइफ चलती है। और सबसे बड़ी जो बात है, इनकी एक बहुत मजबूत सामाजिक व्यवस्था होती है, और इसको चैलेंज करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। और यहाँ पे अभी भी जमींदारी बहुत डोमिनेट करती है, और जो जमींदारी है और जो लोग हैं वहाँ पर रहते हुए, उनमें अभी भी बहुत ही ज़्यादा गैप है। लेकिन अभी जैसे मैंने कहा कि गांवों में बदलाव आ रहा है, धीरे धीरे तो आ रहा है, लेकिन लेकिन आ रहा है। और क्यों आ रहा है? क्योंकि वहाँ पर अब सड़कें आ गई हैं, वहाँ पर अब कम्युनिकेशन के टूल्स हैं, फ़ोन आ चुके हैं वहाँ पर। आपने देखा होगा कैसे जगह जगह एसटीडी फ़ोन लगे थे इंडिया में एक बार, और बड़ा आसान हो गया था एक गांव से भी बात करना शहर में। और यही इसी संदर्भ में जब मैं बात करूं तो एक समाजशास्त्री हैं एम.एन. श्रीनिवास, जिसका नाम आप सब ने सुना होगा, जिन्होंने डोमिनेंट कास्ट की बात की। अभी भी गांवों में प्रमुख जातियां हैं और वो अभी भी कंट्रोल करती हैं गांवों की जिंदगी को। एक चेंज आया था जहां पर जो डोमिनेंट कास्ट के लोग थे, लैंड ओवर थे, उनसे लैंड लेकर जो लैंडलेस लोग थे उनको लैंड दिया गया था। लेकिन वो एक बहुत ही स्लो और कहीं ना कहीं खो जाने वाला प्रोग्राम था। इंडिया में अभी गांवों में विकास कार्यक्रम की शुरुआत हो रही। 2005 में आपने मनरेगा का नाम सुना होगा, और उससे लोगों को जीवन यापन के लिए लाइवलीहुड के मौके मिले गए, ताकि वो अपना पैसा कमा सकें और शहरों की तरफ भागे नहीं। शहरी परिवर्तन में, जब हम शहरी परिवर्तन की बात कर रहे हैं, क्यों लोग भाग रहे हैं शहरों की तरफ? क्योंकि वहाँ पर मॉडर्निटी है, वहाँ आधुनिकता है, वहाँ पर रहने का, खाने का, पीने का, यात्रा करने का, मनोरंजन का, हमारे स्वास्थ्य की बहुत सारे संसाधन हैं, और सब तरह की सुविधाएं हैं। जो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेटर है एज़ कंपेयर टू उन लोगों के जो गांव में रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि शहरों में अब नया समाज आ गया तो उससे कोई मुश्किलें नहीं आई। मुश्किलें बहुत आई। जब मॉडर्न सिटी बनने लगी तो सामाजिक असमानताएं थी, वो और बढ़ती गई। लोगों की झोपड़पट्टी, जहाँ बड़े बड़े घर आ रहे थे, दूसरी तरफ झोपड़पट्टियाँ आनी शुरू हो गई। जहाँ पर जो पलायन किए हुए लोग थे उन्होंने अपना घर बनाना शुरू कर दिया। धर्म के नाम पे लोग आपस में डिवाइड होने लगे। गेटोइजेशन शुरू हो गया कि इस धर्म के लोग एक स्लम में रहेंगे, दूसरे जो वर्ग है वो दूसरी जगह पे रहेगा। इसको कहते हैं पृथक्करण, जिससे ऐसा गेटोइजेशन हो गया कि लोगों की ज़िंदगी आपस में अलग अलग हो गई। तो मॉडर्नाइजेशन का, अर्बनाइजेशन का नुकसान भी बहुत हुआ। इस सत्र में हमने पढ़ा कि सामाजिक परिवर्तन का मतलब बदलाव और समाज का क्या संबंध है। इस सत्र को हम यही ख़त्म करते हैं। इस सत्र में हमने पढ़ा कि किस तरह से हमारा समाज समय के साथ साथ बदलता गया, और एक ऐसा डिफरेंस आ गया दोनों में कि हम एक तरफ से गांव में बदलाव की बात करने लगे और दूसरी तरफ शहर में बदलाव की बात करने लगे। हमें इस बदलाव की नेचर को और भी गहराई से समझना पड़ेगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।